नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। आज का हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है टॉपिक नंबर 2, एनसीईआरटी से रिलेटेड भारत का भौगोलिक स्वरूप, फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। स्थलाकृतियाँ मतलब सतह की जो आकृति, जैसे पठार हैं, द्वीप हैं, मरुस्थल हैं या मैदान हैं, पहाड़ हैं, ये सारी की सारी क्या हैं? स्थलाकृतियाँ हैं। आप किस प्रकार के एक क्षेत्र भूभाग में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ के दूर तक फैले विशाल मैदान से आप परिचित होंगे। यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भलीभांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है, जैसे पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार तथा द्वीप। ये सारी की सारी आकृतियाँ हमारे जो स्थलाकृतियाँ हैं ये हमारे ही देश में देखने को मिलती हैं अच्छी तरह से। आगे है, आप यह सोच रहे होंगे कि विभिन्न प्रकार की भू आकृतियाँ कैसे बनी। बिल्कुल सोचने की बात है भाई कि आखिर ये भू आकृतियाँ बनी कैसे। अब हम भारत की मुख्य भू आकृतियों की विशेषता तथा उनकी संरचना के बारे में जानेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं। शैल मीन चट्टानें पाई जाती हैं जिनसे संगमरमर की तरह कठोर होती है। जिनमें से कुछ तो संगमरमर की तरह कठोर होती है और जिनका प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ है। तो ताजमहल के निर्माण में कौन सी चट्टानों का यूज हुआ है, कौन सा पत्थर लगा है? संगमरमर। आगे है, एवं कुछ सेलखड़ी की तरह मुलायम होती है, सॉफ्ट होती हैं, जिनका प्रयोग टैल्कम पाउडर के रूप में बनाने में होता है। ठीक है, तो टैल्कम पाउडर किनसे बनता है? सेलखड़ी चट्टानों से। मुलायम चट्टानें कौन सी होती हैं? सेलखड़ी। आगे है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भिन्नता पाई जाती है। मतलब अगर हम एक स्थान को देखेंगे और दूसरे स्थान को, उनके जो सोयल हैं उनका कलर जो कॉम्बिनेशन देखेंगे तो अलग अलग मिलेगा, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार के सेलों से मिलकर बनी होती है। इसी कारण उनके जो रंग होते हैं वो भी अलग दिखाई देते हैं। क्या आप कभी इन विविधताओं के बारे में सोचा है? इनमें से अधिकतर विविधताएं सेलों के निर्माण के विभिन्नता के कारण हुई है। मतलब जो जो डिफरेंसेस सेलों में हुआ है वही डिफरेंसेस, क्योंकि सेल्स के छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं वो टूट टूट कर क्या बनी है? मिट्टी बनी है। आगे है, भारत एक विशाल भूभाग है। इसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चावच क्या होता है? धरातल की ऊंचाई और निचाई का एक प्रतिरूप होता है या आकार होता है, जिसको रिलीफ भी बोलते हैं, को प्रभावित करता है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई अन्य प्रक्रियाएं जैसे अपक्षय है, वेदरिंग है, अपरदन है, भूमि का कटाव बोलते हैं, तथा निक्षेपण है, जिसको जो डिपोजिशन बोलते हैं, के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। ठीक है, तो उच्चावचों का निर्माण किससे हुआ? अपक्षय, अपरदन तथा निष्पेक्षण के द्वारा। जो आज के वर्तमान के उच्चावच हैं उनका या रिलीफ बोल दें, उनका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं। कुछ परमाणु पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भीय शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह का एक सर्वमान्य सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। वेरी इंपॉर्टेंट है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी जो परपट्टी है वो 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों से बनी हुई है। तो प्लेट विवर्तनिकी के आधार पर जो पृथ्वी की ऊपरी परत है वो कितनी बड़ी सैलों में बटी हुई है? 7 बड़ी एवं कुछ छोटी प्लेटों में बटी हुई है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर एवं ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय सैलों में दबाव उत्पन्न होता है। जब प्लेटें आपस में मूव करती हैं तो इनके महाद्वीपीय जो सैलें होते हैं उसमें क्या होता है? दबाव, प्रेशर लगता है। इसी परिणाम स्वरूप वलन, बंशीकरण तथा ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को नेक्स्ट पेज पर देखते हैं, 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। जो प्लेटें हैं उनकी जो गति है उनको कितने भागों में विभाजित किया गया? 3 भागों में। कुछ प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं
और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती है। जब प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तो कौन सी प्रक्रिया का निर्माण होता है? जो अभिसारी परिसीमा का निर्माण होता है। जबकि कुछ प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं जिसका अपसारी परिसीमा का निर्माण होता है। जब प्लेटें नज़दीक आती हैं तो अभिसारित परिसीमा, जब प्लेटें दूर जाती हैं एक दूसरे से तो अपसारित परिसीमा का निर्माण होता है। जब दो प्लेटें एक दूसरे के करीब आती हैं तब या तो वे टकरा कर टूट जाती हैं या एक प्लेट फिसल कर दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है। कभी कभी ये प्लेटें एक दूसरे के क्षैतिज मतलब पैरेलल चलती रहती हैं में भी गति का कार्य करती हैं और रूपांतर परिसीमा का निर्माण करती है। जब प्लेटें एक दूसरे के क्षैतिज दिशा में गति करें तो कौन सी? रूपांतरित परिसीमा। तो तीन तरह के वर्ग देखे हमने प्लेटों के। पहला था अभिसारित परिसीमा, दूसरा था अपसारित परिसीमा और तीसरा था क्षैतिज। चलिए इसको एक बार आकृति के द्वारा देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है अभिसारी परिसीमा मतलब एक ये प्लेट है, एक इधर से ये प्लेट है और एक ये इधर से प्लेट एक दूसरे के अपोजिट चल रही हैं। ये अपोजिट चल रही हैं, या तो ये क्या होगा इसमें, या तो ये टकराएंगी, टकरा कर क्या हो जाएंगी? टूट जाएंगी। नहीं तो जो मजबूत है या हम कह ले ये इनमें से कोई एक ऊपर की तरफ होगी, एक नीचे की तरफ चली जाएगी, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। तो इसी जो प्रक्रिया क्या बोलते हैं? अभिसारी परिसीमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। फिर दूसरा आता है अपसारी। या कुछ प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं, ऐसे विपरीत दिशा में चलती हैं तो उसको अपसारी परिसीमा कहते हैं। या कुछ प्लेटें ऐसी होती हैं जो क्षैतिज मतलब एक नीचे की तरफ आ रही है, एक उधर दूर की तरफ जा रही है, मतलब ऐसे घिसाव उत्पन्न होता है यहाँ पे। इनको बोलते हैं रूपांतर परिसीमा। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपीय द्वीपों की स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आया है। भारत की वर्तमान स्थलाकृति उच्चावच का विकास भी इस प्रकार की गति से प्रभावित होता है। क्या आप जानते हैं विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेटों के किनारे ही उपस्थित होते हैं, लेकिन कुछ प्लेटों के अंदर भी पाए जाते हैं। मतलब जो भी भूस्खलन वगैरह है, ज्वालामुखी वगैरह है, ये कहाँ होते हैं? प्लेटों के किनारे ही होते हैं, क्योंकि वो आपस में टकराएंगे तो वहीं पे ज़्यादा कंपन उत्पन्न होगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके जो मिडल एरिया है उसमें भी टकराव होने से क्या होता है? भूकंप जैसी घटना संभव है। ठीक है। अब कुछ प्लेटें हैं, प्लेटों के नाम जान लेते हैं यहाँ पे। जैसे प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत के आधार पर, जैसे यहाँ है यूरेशियन प्लेट है। ठीक है। फिर है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अफ्रीकी प्लेट, दक्षिणी अमेरिकी प्लेट, उत्तरी अमेरिकी प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट। ओके, यूरेशियन प्लेट हमने यहाँ पर देख ही लिया है। आगे है ये अंटार्कटिक प्लेट। तो ये प्लेटें हैं कुछ, कितनी प्लेटें हुई? 1 2 3 4 5 6 7 7 बड़ी प्लेटों के नाम जो है प्लेट विवर्तनिकी में आए थे, और कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी हैं। ठीक है। जैसे हमारा जो ये इंडिया है, ये इंडिया हमारा इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ही हिस्सा है, यानी से ये टकराकर, जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे, तो ये जो दक्षिणी भाग है ये इधर ऊपर ये टैथिस सागर था, इसे टकराया और हिमालय का निर्माण हुआ। आगे हम चलकर देखेंगे। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे प्राचीन भूभाग अर्थात प्रायद्वीपीय जो भाग है, जो हमारा ये दक्षिणी भारत का हिस्सा, यहाँ हम कह लें प्रायद्वीपीय जो भारत है, ये गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। तो पूछ लेगा एक प्रश्न में, एक क्वेश्चन में पूछ सकता है कि भाई जो प्रायद्वीपीय भारत है वो किस भूमि का हिस्सा था? तो गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। गोंडवाना भूमि के विशाल क्षेत्र में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका शामिल हैं। तो गोंडवाना में कौन कौन से देश हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका तथा दक्षिण अमेरिका देश शामिल हैं। संवहनीय धाराओं ने, कन्वेंशनल करंट ने भूप्रपट्टी को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया। जो संवहन क्रियाएं हैं उन्होंने क्या किया? जो भूप्रपट्टी तो उनको अनेक टुकड़ों में क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। इस प्रकार भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट
गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। उत्तर दिशा की ओर प्रवाह के परिणाम स्वरूप ये प्लेटें अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों के बीच टैथिस भू अभिनत के अवसादी चट्टान वलित हिमालय होकर तथा पश्चिमी एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गई। मतलब कहना क्या चाहता है, जो ये प्लेट है यहाँ से जो अमेरिकन प्लेट है या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये इधर से उत्तर की तरफ चली। उत्तर की तरफ चलने से यहाँ पर जो टैथिस था, ये टैथिस, ठीक है, यहाँ पे टकराई और इसके टकराने से क्या हुआ, जो हिस्सा था वो ऊंचा खड़ा हो गया। जैसे हमने देखा था ना अभी सारी जो परिसीमा थे उसमें जब भी कोई जो हल्की प्लेट है वो क्या हो जाती है, नीचे की तरफ दब जाती है, और जो भारी प्लेट है भारी प्लेट से टकराई और यहाँ पर जो तैंतीस सागर था वो क्या हुआ, ऊपर की ओर उठ खड़ा हुआ। ठीक है, आगे है गोंडवाना भूमि। इनको जरूर पढ़िएगा, जो ये दे रखे हैं फैक्ट। गोंडवाना भूमि ये प्राचीन विशाल महाद्वीपीय पैंजिया का दक्षिणी भाग है, जिसके उत्तर में अंगारा भूमि है। मतलब पैंजिया का दक्षिणतम भाग है। यदि हम बात करें, ये क्या है, पैंजिया, इसका जो दक्षिणतम उत्तरी भाग क्या है, अंगारा, और दक्षिणी भाग क्या है, गोंडवाना। गोंडवाना, ठीक है, ये है पैंजिया। आगे टैथिस के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारों के नीचे घसने के परिणाम स्वरूप एक बहुत बड़ी द्रोण का निर्माण हुआ। यानी कि जब उधर से यूरेशियन प्लेट थी और इधर से जो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है, हम कह ले प्रायद्वीपीय भारत है, वो प्लेट ऊपर की ओर जा रही थी, तो उसका जो हिस्सा था, उत्तरी हिस्सा था, वो नीचे दब गया इसमें यूरेशियन प्लेट के नीचे। ठीक है, यहाँ पर जो हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ और बड़ी बड़ी द्रोण, बड़ी बड़ी जो घाटियाँ हैं वो बन गई। आगे हैं, समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं दक्षिण के प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसाद अवसाद मतलब डिपोजिशन, जो मिट्टी बहाकर लाई जाती है नदियों के द्वारा, निक्षेपण द्वारा धीरे धीरे क्या हो गया, उनमें मिट्टी जमा होना शुरू हो गई और वो क्या हो गया, भरना शुरू हो गई। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपण से एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हुआ। आगे है, भारत की भूमि का बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाता है। भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। तो प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग, इसे भूमि का एक बहुत स्थिर भाग माना जाता था, परंतु हाल के भूकंपों ने इसे गलत साबित कर दिया। माना जाता था कि जो प्रायद्वीपीय भारत है ये बिल्कुल ठहरा हुआ भाग है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो उसे टकराया था, जोड़ तो बना था, लेकिन जो भूकंप आए हैं, भूकंप आने से कुछ ना कुछ दरारें उत्पन्न हुई हैं, तो उन्होंने इसको गलत साबित कर दिया है कि भाई ये जमा हुआ भाग है, ये स्थिर भाग है। हिमालय हिमालय एवं उत्तरी मैदान हाल ही में बनी आकृतियाँ, जो सबसे नया जो बोल दें पर्वत कौन सा है, वो हिमालय पर्वत है। जो फोल्डेड माउंटेन भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वलित पर्वत या फोल्डेड माउंटेन। भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, मतलब स्थिर भाग नहीं है, फिक्स नहीं है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एवं एक युवा स्थलाकृति को दर्शाता है, मतलब यंग माउंटेन है या यंग जो स्थलाकृति है उसको दर्शाता है, जिसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियाँ तथा तेज बहने वाली नदियाँ हैं। उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपण से बने हैं। जो उत्तर के मैदान है वो किससे मिले बने हैं, जलोढ़ के निक्षेपण से, यानी कि जो गारा मिट्टी जो बहाकर लाई गई है नदियों के द्वारा, उनके डिपोजिशन से ये मैदान बना है और बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ मैदान है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय, प्रायद्वीपीय जो पठार है वो आग्नेय तथा रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियाँ एवं छोटी घाटियों से बना है। जो प्रायद्वीपीय पठार है वो कौन सी चट्टानों से, आग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से मिलकर बना है। आगे है मुख्य भौगोलिक वितरण। अब इसका वितरण करते हैं, मतलब बंटवारा किस तरह से किया गया। भारत की भौगोलिक आकृतियों को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। निम्नलिखित वर्ग कौन से हैं, ये इधर हैं। नंबर 1 है हिमालय पर्वत श्रृंखला। सबसे पहले जो भौतिक आकृति के आधार पर हिमालय को 6 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले है ऊपर हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसके बाद है उत्तरी मैदान
इसके जस्ट नीचे। फिर है प्रायद्वीपीय पठार, फिर भारतीय मरुस्थल, फिर तटीय मैदान और फिर है द्वीप समूह। हिमालय को भी कई कई किताबों में 3 भागों में, कई में 4 भागों में मिलता है। तो सबसे पहले हिमालय को 4 भागों में बांटा है, ट्रांस हिमालय, उसके बाद आता है वृत्त या महान हिमालय, फिर आता है मध्य हिमालय और फिर सबसे लास्ट में आती है शिवालिक। इसके बाद उत्तर भारत के मैदान शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए एक बार इसमें भी देख लेते हैं, मैप में भी। तो आप देखेंगे यहाँ से, ठीक है, ये है हिमालय 3 देशों में जो है वो लगभग फैला हुआ है, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और भारत। ये इस तरह से पश्चिम से पूर्व दिशा में फैला हुआ है, इस तरह से ये, ठीक है, नेपाल, भूटान होते हुए इस तरह से फैला हुआ है ये। ओके, तो चलिए बात करते हैं। तो जो ये भौतिक विभाजन है, इसमें सबसे पहला आता है हिमालय पर्वत श्रृंखला। हिमालय पर्वत श्रृंखला को देखते हैं। हिमालय पर्वत, ये उत्तर से दक्षिण की बात कर रहा है, उत्तर से दक्षिण जो विभाजन है वो। आगे है हिमालय पर्वत। हिमालय की उत्तरी सीमा का विस्तार हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत है। इसका मतलब है, जो यदि हम भूगर्भीय रूप से बोले तो ये यंग माउंटेन है और फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत है। ये पर्वत श्रृंखला पश्चिमी पूर्व दिशा से, पश्चिमी पूर्व दिशा से सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैली हुई है। आप सभी को पता है, इधर जो है ये, इधर सिंधु नदी है, जो ये सिंधु नदी है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता भी जो यहाँ पर फैली थी। और इधर है ये ब्रह्मपुत्र नदी, यहाँ ब्रह्मपुत्र नदी, ये ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है, यहाँ तक क्या है फैली हुई है। ये इधर से ब्रह्मपुत्र नदी होते हुए जा रही है, यहाँ तक इसका क्या है विस्तार है, पश्चिम से लेके पूर्व तक। तो पूछ लेगा हिमालय का विस्तार जो किन दो नदियों के बीच में, तो सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। आगे है हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है एवं अधिकतम असम अवरोधी अत्यधिक असम अवरोध में से एक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। तो इसकी लंबाई कितनी है 2400 किलोमीटर, एवं चौड़ाई कितनी है 400, और अरुणाचल प्रदेश में कितनी है 150। यानी कि जो चौड़ाई है यहाँ पर हम बात करें जम्मू कश्मीर में वो है 400, चौड़ी पट्टी बनती है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ दाब कम लगा था, ठीक है, और यहाँ पर दाब जो है जो ज़्यादा लगा, इसलिए यहाँ पर जो है कम चौड़ी है ये, ठीक है। तो यहाँ पर है 150, 150। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो 150 किलोमीटर चौड़ा है ये, और जम्मू कश्मीर की बात करें तो 400 किलोमीटर चौड़ा है। आगे है पश्चिम। देखिए आप देख सकते हैं इधर बात, ये इस मैप के ऊपर भी आएंगे थोड़ी देर में, एक बार इसको कवर कर लेते हैं। पश्चिम भाग की अपेक्षा जो पश्चिमी भाग है इसका हिमालय का, उसके अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में अधिक विविधता पाई जाती है। अपने पूरे देशांतरीय विस्तार के साथ हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 3 भागों में बांटा गया है, लेकिन जो 11वीं क्लास में देखेंगे आप उसमें 4 भागों में बटा हुआ देखेंगे। इन श्रृंखलाओं के बीच बहुत अधिक संख्या में घाटियाँ पाई जाती हैं, वैली पाई जाती हैं। सबसे उत्तरी भाग में स्थित श्रृंखला को महान या आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, या इसे हिमाद्री के नाम से भी जाना जाता है। जो टॉप है उसको किस नाम से, महान हिमालय या आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। यह सबसे अधिक सतत श्रृंखला है जिसमें 600 मीटर की औसतन ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे पर्वत हैं। इसमें हिमालय के सभी मुख्य शिखर हैं, सबसे ऊंची चोटी इसी पर है। तो यहाँ देख लेते हैं हिमालय के कुछ सबसे ऊंची चोटी, जो माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में पड़ते हैं, जिसकी ऊंचाई कितनी 8848 मीटर है। फिर कंचनजंगा है, हिमालय के की ऊंची चोटी है, भारत में पड़ती है 8598 किलोमीटर जो है मीटर है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं सारी ऊंची चोटियाँ यहाँ पे हैं। अन्नपूर्णा है, नंदा देवी है, गुरुला मंदाता है, नामचा बरुआ है, भारत में ही पड़ते हैं, ठीक है। भारत और नेपाल में ही इनकी ऊंची चोटियाँ देखने को मिलती है। सबसे ऊंची चोटी कहाँ है नेपाल में, और भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत में सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। चलिए आगे करते हैं बात। मान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। हिमालय के इस भाग का करोड़ ग्रेनाइट का बना हुआ है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है।
जो उत्तरी हिमाद्री या जो आंतरिक भाग है या ऊपर वाला टॉप वाला हिस्सा है, ट्रांस हिमालय बोलते हैं, वो करोड़ ग्रेनाइट का बना हुआ है और श्रृंखला हमेशा बर्फ़ से ढकी रहती है। इसमें बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। हिमानियाँ मतलब ग्लेशियर। आगे है, जैसे ज्ञात करना है, महान हिमालय में पाई जाने वाली हिमालय तथा दर्रों के नाम भी हम जानेंगे। भारत के उन राज्यों के नाम जहाँ ऊपर दिए गए ऊंचे शिखर स्थित हैं। आगे देखिए, हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है एवं हिमाचल या निम्न हिमालय के नाम से जानी जाती है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण मुख्यतः अत्यधिक संपीड़ित तथा परिवर्तित शैल से हुआ है, जिसकी औसतन ऊंचाई कितनी है 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच तथा औसतन चौड़ाई कितनी है 50 किलोमीटर है। तो उसके बाद कौन सा आता है, हिमाद्री के बाद जो आता है हिमालय या असम बोल सकते हैं इसको, या निम्न हिमालय के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 3700 से लेकर 4500 मीटर और चौड़ाई कितनी है 50 किलोमीटर। जबकि पीर पंजाल श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है। धौलाधर तथा महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है। इसके अंदर ये सारी श्रृंखलाएं पाई जाती हैं, पीर पंजाल, धौलाधर, महाभारत। इसी श्रृंखला में कश्मीर घाटी तथा हिमाचल के कांगड़ा तथा कुल्लू कुल्लू मनाली जाते हैं घूमने के लिए की घाटियाँ स्थित है। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो दक्षिण का जो निचला भाग उसको हिमाचल जो है, हिमाचल कांगड़ा कुल्लू की घाटियाँ हैं, यहाँ पर बहुत ही पर्यटन स्थल है ये। आगे बात करें, आगे आता है, जैसे आप देख सकते हैं हिमालय पर्वत है, ये ऊपर का जो हिस्सा है वो बर्फ़ से ढका हुआ है। एटलस में मसूरी, नैनीताल तथा रानीखेत की स्थिति देखें तथा उन राज्यों के नाम भी लिखो जहाँ वे स्थित हैं। तो आप ये कर सकते हैं इस तरह से। आगे है पैराग्राफ है, हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। इनकी चौड़ाई कितनी है 10 से 50 किलोमीटर तथा ऊंचाई कितनी है 900 से 1100 मीटर के बीच की है। ये श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमाचल की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। मतलब जो नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी है उनसे बना हुआ है ये घाटियाँ बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई हैं। कौन सी घाटियाँ, शिवालिक की घाटियाँ। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, दून। कुछ प्रसिद्ध दून है, जैसे देहरादून है, कोटली दून है, पाटली दून है। इस उत्तरी दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पूर्व से पश्चिम से पूर्व तथा स्थिति क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया गया है। मतलब जो इसका लंबाई है या इसको इसके आधार पर भी बांटा गया, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से जो दक्षिण हमने देखा है। अब हम बात करेंगे पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व। इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों के सीमाओं के आधार पर बांटा गया है। उदाहरण के लिए सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थिति हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। मतलब जो सतलुज और सिंधु नदी है और यहाँ पर सतलुज है, इसके बीच के भाग को जो हिमालय है उसको किस नाम से, पंजाब के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। अगर ओवरऑल पूरे की बात करें पूर्व पश्चिम से पूर्व, तो इसको कश्मीर और हिमाचल हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को कुमाऊं बोलते हैं। सतलुज और काली नदी है, देखिए हमने सिंधु और सतलुज के बीच पंजाब, अब ये सतलुज और काली के बीच क्या, कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। काली तथा तीस्ता नदी नेपाल हिमालय के, काली नदी है और फिर आती है तीस्ता नदी, इनके बीच के हिमालय को किस नाम से जाना जाता है, नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। और तीस्ता एवं दिहांग नदी, अब लास्ट में हमने पढ़ी थी तीस्ता एवं दिहांग नदी के बीच के हिमालय को असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप नोट रखिएगा। हिमालय के कुछ क्षेत्रीय नाम पता करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ब्रह्मपुत्र हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है। ब्रह्मपुत्र जो है हमने देखा था यहाँ पर होते हुए सबसे लास्ट में इधर पूर्वी हिस्से में अरुणाचल प्रदेश में एंटर करते हुए, तो पूर्वी सीमा ब्रह्मपुत्र से बनकर बनी होती है। दिहांग महाखंड मतलब गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ रखता है।
होते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैला हुआ है, जिसे पूर्वांचल तथा पूर्वी पहाड़ियों तथा पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है। ये पहाड़ियाँ उत्तर पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल से बनी हुई ये घने जंगलों से ढकी है, अधिकतर सामान्यतः श्रृंखलाएं एवं घाटियों के रूप में फैली है। पूर्वांचल में पटकाई है, नागा है, मिजो है तथा मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल है। इन्हीं के आधार पर जो नागालैंड मिजो जो पहाड़ियाँ हैं, उन पहाड़ियों के नाम पर ही क्या पड़े, इन राज्यों के नाम पड़े हैं। ठीक है, जैसे पहाड़ी से नाम से मिजोरम, मणिपुर पहाड़ी के नाम से मणिपुर, नागा पहाड़ी से नागालैंड, ये नाम पड़े हैं इनके। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं मिजो पहाड़ियाँ हैं। तो हमने जाना कि भारत की जो वर्गीकरण किस तरह से किया गया है, फिर भौतिक के वर्गीकरण के आधार पर, फिर हिमालय को हमने पढ़ा, हिमालय को उत्तर से दक्षिण पढ़ा, फिर हमने पढ़ा हिमालय को पश्चिम से पूर्व की तरफ पढ़ा। ठीक है, तो अब जो जो ये पॉइंट आए हैं इनको नोट कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है पूरा का पूरा सेकंड चैप्टर जो वो करवा दिया जाएगा। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़िए और हजम करते रहिए, साथ के साथ अपने नोट्स भी बनाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।